हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डा में यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 हमने लास्ट डिस्कस किया था और उसमें 01 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी। क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम इसे सॉल्व करते हैं, और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, रिकर्सिव फॉर्मूलाज का फाइंड आउट किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि वो फॉर्मूला आइट्रेशन के थ्रू हम डिफरेंट टेबल की जो सेल्स हैं उनको कैसे कंप्यूट करते हैं। तो बेटा आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें इससे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, डायरेक्टली हम टेबल को कैसे फिलअप करते हैं। तो इस पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम के लिए अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगी, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेबल में किस तरह से हम हर सेल में वैल्यू फिट करते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूलाज फाइंड आउट करते हैं। यहां अब हम डायरेक्टली मैक्सिमम चीजों को फिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इसकी प्रैक्टिस भी हमें हो जाए कि अगर हमें डायरेक्टली टेबल को फिल करना है तो हम कैसे करेंगे, और बाद में हम जो वैल्यूज हैं उनको वेरीफाई अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले 01 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम लगाने के लिए रूल क्या था कि हम वेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में हम कंसिडर करते हैं, है ना। यहां पर सबसे पहली चीज आपको ये वेरीफाई करनी है कि जो वेट्स गिवन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से गिवन है, इसलिए अब हमें कोई ज्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इन्हें ऑब्जेक्ट्स को अलग से पहले निकाल लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उनके प्रॉफिट्स लिखेंगे और फिर उनके वेट्स लिखेंगे। ये चीजें हमें सबसे पहले कलेक्ट कर लेनी है। तो ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 5 6 1 2 5 6, ये ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट्स हैं। और ऑब्जेक्ट के जो वेट्स हैं वो हैं 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक बात है। इसी तरह से हमने इन्हें लिख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हमने ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 के हिसाब से इनकी सीक्वेंसिंग कर ली। चलिए ये हमारी प्रॉब्लम है, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बैग की वो है हमारी 8, जो कि हमें प्रोवाइडेड है। अब सबसे पहले हमें टेबल बनानी है ना। और टेबल की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी प्लस 1। तो ये जो टेबल है इसकी टेबल की डायमेंशन कितनी होंगी, n+1 क्रॉस m+1, ये इस टेबल की डायमेंशन है ना। 4 ऑब्जेक्ट है तो 5 रोज होंगी और टोटल कैपेसिटी 8 है तो 9 कॉलम्स होंगे, ठीक बात है। तो चलो अब सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले क्या करना है, W अवेलेबल कैपेसिटी को 0 से लेके 8 तक हमें यहां पर बना लेना है। तो W इज इक्वल टू 0 1, W इज इक्वल टू 2, W इज इक्वल टू 3, W इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड 8। W इज इक्वल टू 8 तक हमने इसको बना लिया। अवेलेबल कैपेसिटी 0 से लेके 8 तक हम कंसिडर करेंगे। अब इस वाले पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारी रोज जो होंगी उसके लिए हम किसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितने कंसिडर किए, दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या इनिशियली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कोई नहीं, फिर पहला ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट और फिर चौथा ऑब्जेक्ट, एक एक करके हम ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड करते रहेंगे। अब हम इसके लिख लेते हैं प्रॉफिट बाय वेट। ध्यान रखना है ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग वेट होना चाहिए। वेट कितना है, 2 3 4 5 2 3 4 5, सॉरी इनिशियली वेट जो है वो 0 है और प्रॉफिट भी 0 है, और फिर वेट है 2 3 4 5। ये इनिशियल वैल्यूज क्या है कि हमने कोई भी अभी तक ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया तो 0 प्रॉफिट मिला और 0 वेट अपने कैपेसिटी बैग के अंदर इंसर्ट किया। तो ये बैग में कितना वेट जा रहा है ये उसका चेक करेगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका चेक करेगा। अब 0, अब प्रॉफिट्स हैं 1 2 5 6, दिस इज 1 2 5 एंड 6। तो अब हम इस 01 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कहां पर गलती हो सकती है वहां पर चेकआउट कर लेंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियली पहली रो को 0 और पहले कॉलम को भी हम पूरा 0 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि पहली रो क्या कहती है कि जब तक आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया तो आपकी कितनी भी बैग की कैपेसिटी हो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसकी जो सेल्स हैं वो क्या होल्ड करती हैं, प्रॉफिट होल्ड करती हैं। तो हमेशा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा,
जीरो ही मिलेगा, चाहे बैग की कैपेसिटी 0 से लेके 8 तक कुछ भी होती रहे। ठीक बात है, पहली चीज ये हो गई। अब आप चाहे जब जीरो, अब ये वाली कॉलम क्या कहती है कि चाहे बैग की कैपेसिटी, अगर बैग की कैपेसिटी 0 है मतलब बैग में कोई रिमेनिंग स्पेस नहीं है, तो आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी रख लें, आपको जो प्रॉफिट अर्नड होगा वो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर बैग में जगह ही नहीं है तो फिर कोई भी प्रॉफिट आपके बैग में अर्न नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जब इनिशियलाइज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब देखिए इस पूरी टेबल को मैं डायरेक्टली फिल करूंगी विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन, आपको उसको टैली करना है। ठीक है, देखिए पहली बार में इसे कंप्यूट करने के लिए हमने क्या किया, अभी हमने 0 ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था, अभी हमने सिर्फ एक कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 2 kg। अब इस 2 kg को रखने के लिए हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए, 2 kg। 2 kg से कम की कैपेसिटी में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बैग में नहीं जा पाएगा। ठीक बात है, तो इसका मतलब अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो 2 kg की कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये वाली जो सेल है, इस सेल के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और कितना प्रॉफिट अर्न होगा, 1 प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक बात है, इसके पहले की जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऊपर से एज इट इज कॉपी हो जाएगी। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 आपकी अवेलेबल कैपेसिटी थी, आप इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते, तो जो पहला प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को आपको एज इट इज कॉपी करना है। ऊपर वाली सेल से एज इट इज आपने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट के वेट के हिसाब से अवेलेबल कैपेसिटी में प्रॉफिट उसका लग दिया और उसके पहले कि जितनी भी कैपेसिटी थी उन सब में ऊपर से आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए इस स्टेज पे, ये पहली स्टेज है जहां पर हम सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां तक हमारे पास सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ही एक है तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज करने पर भी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है? नहीं, चाहे बैग की कैपेसिटी कितनी भी हो मुझे प्रॉफिट अभी भी 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसके आगे ये सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी ये सारी की सारी एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। अगर आप इसे फॉर्मूला से भी कंप्यूट करेंगे तो फॉर्मूले से भी ये सारी की सारी वैल्यूज 1 आएंगी। क्यों, कैसे? देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, 2 है ना। क्या, अगर कैपेसिटी जो बैग की कैपेसिटी है वो है 2 और ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो भी 2 है, तो उस केस में क्या करें, हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ ऊपर वाली सेल की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, और साथ में W माइनस WN, W इज 2, WN इज 2, तो 0। कौन सा, ऊपर वाली रो का 0 वाला कॉलम उठाओ, इन दोनों में से मैक्सिमम +1, दिस इज +1, प्रॉफिट +1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। इसको देखो, इसमें क्या होगा, या तो ये वाली वैल्यू आएगी V ऑफ n माइनस 1, है ना, कॉमा दिस m। अब इस वाली वैल्यू में 3 - 2 1, तो इसका मतलब ऊपर वाली रो का फर्स्ट कॉलम देखो, इसमें क्या वैल्यू है, 0 प्लस इसका प्रॉफिट PI दैट इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज ऑल्सो 1। ऐसे करके, क्योंकि ये सारे 0 हैं और इसका प्रॉफिट 1 है, तो ये सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यूज 1 ही जनरेट होंगी। तो पहले ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने पर ये हमारी रो सारी फिल हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब हम ऑब्जेक्ट 2 को कंसिडर कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके हमने उसे बैग में डाल दिया। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो हमने पहले भी बताया था कि जब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि खाली सिर्फ सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर लास्ट में मुझे डालना हो तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना वेट है इसका, 3 kg है ना। तो 3 kg कैपेसिटी अगर है तभी ये ऑब्जेक्ट बैग में जा सकता है, उसके पहले तो ये ऑब्जेक्ट बैग में जाएगा ही नहीं। तो 3 kg इसका वेट है, 3 kg कैपेसिटी पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट होगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2 प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपने डायरेक्टली यहां पर ट्रू लिख दिया, इंसर्ट हो गया, है ना। क्योंकि इसका वेट 3 kg है तो 3 से कम वाली कैपेसिटी पे तो ये वेट इंक्लूड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऊपर की वैल्यूज आपको डायरेक्टली कॉपी कर देनी है। ठीक, अब देखो अब क्या हुआ, इतना काम खाली से इंसर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर करूं तो टोटल वेट कितना हो गया मेरा, 3 + 2 5। टोटल वेट 5 होने पर प्रॉफिट मुझे कितना मिला, 3। तो टोटल वेट अगर 5 है तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 3। ये एंट्री मैंने यहां डायरेक्टली लिख दी। इस एंट्री को हम इक्वेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अभी वेरीफाई करके एक एंट्री को मैं दिखा दूंगी किस तरह से ये आई है।
ठीक है, कैसे लिखा मैंने, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे तो टोटल वेट है 5 और टोटल प्रॉफिट अर्न्ड है 3, तो यहां हमने 3 लिख दिया। ठीक, अब इतना काम हो गया बस। अब क्या इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्या, इससे ज्यादा वेट या इससे ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हुए? हम ये मान के चल रहे हैं कि 3-4 ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास है ही नहीं, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो अर्न हो सकता है। अब चाहे बैग की कैपेसिटी 6 हो, 7 हो, 8 हो, इससे ज्यादा वेट तो हम 5 से ज्यादा वेट तो हम इसमें डाल ही नहीं सकते, तो जितना प्रॉफिट यहां तक मिला उतना ही प्रॉफिट हमें बाद तक मिलेगा। हमने इसी वैल्यू को फर्दर कॉपी कर दिया, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें आगे नहीं मिल सकता है ना। और यहां पर बीच की जो बची हुई वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को हम यहां पर कॉपी कर देंगे। 2 और 1 में से बड़ी कौन सी है, 2, तो 2 को हमने यहां पर कॉपी कर दिया। ठीक बात है। अब देखिए, तो अब सबसे पहले क्या करें, इस वैल्यू को यहां से वेरीफाई, किसी भी वैल्यू को यहां इस वैल्यू को सपोज हम वेरीफाई करते हैं कि ये वैल्यू कैसे, क्या 2 जनरेट होती है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, v ऑफ 2,4 फाइंड आउट करते हैं। v ऑफ 2,4 क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ v ऑफ 1,4 कॉमा प्रॉफिट कितना है इसका, 2,4 में प्रॉफिट है 2 प्लस v ऑफ 1,4 और इसका वेट है 3, तो इसका मतलब 4 माइनस 3 इज 1 है ना। तो क्या वैल्यू आई इसकी, मैक्सिमम ऑफ 1,4, 1,4 इज 1 कॉमा 2 प्लस 1,1, वीक ऑफ 1,1, दिस इज 1,1, दिस इज 0 है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 2, जो 2 हमने यहां पर ऑलरेडी फिल किया है। इस तरह से हम ये वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। एक और वैल्यू को कंप्यूट करके चेक कर लेते हैं जिसको हमने डायरेक्टली फिल किया है। ये वैल्यू हमने डायरेक्टली फिल की थी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है, v ऑफ 2, कौन सी वैल्यू फिल की थी, 6, तो ये क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमम ऑफ v ऑफ 1,6 कॉमा इसका प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट इज 2, प्रॉफिट इज 2 प्लस v ऑफ 1,6 माइनस 3, 1,3, तो क्या आया, मैक्सिमम ऑफ v 1,6, 1,6 इज योर 1,2 प्लस 1,3 इज 1, तो दिस इज 3। तो दिस इज हाउ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। हमने इसको डायरेक्टली फिल किया है, ठीक बात है। अब देखिए यहां तक की बात क्या करी हमने कि ये अभी तक जो हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट अभी तक हमने कंसिडर किए, अब हम थर्ड ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट बताओ कितना है, 4। अगर मुझे पहले मुझे क्या करना है, सिर्फ थर्ड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है टेबल में, है ना। तो थर्ड ऑब्जेक्ट कब इंसर्ट हो सकता है, जब बैग की कैपेसिटी 4 kg हो। तो बैग की कैपेसिटी कितनी है, 4 kg। इस वाले सेल के हिसाब से हम कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 प्रॉफिट हमें यहां पर मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना है ऊपर वाली सेल से ज्यादा वैल्यू ही आएगी, ऊपर वाली से और लेफ्ट वाली से वैल्यू कभी छोटी नहीं होगी। तो गलती से भी अगर कहीं वैल्यू आपको छोटी भी होती नजर आ रही है तो आप तुरंत इक्वेशन से रख के उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप क्या हुआ, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। अब 4 कैपेसिटी, 4 kg से कम की कैपेसिटी पर क्या इस ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऐड नहीं किया तो आप क्या करेंगे, ऊपर की सेल एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्योंकि 4 से कम कैपेसिटी में तो इस ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, ये सारी की सारी आपने ऊपर से कॉपी कर दी। तो करना क्या है, पहले सिंपल इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी में आप इसे ऐड, मिनिमम कितनी कैपेसिटी में ऐड कर सकते हो ऐड करो, उससे पहले के सारे ऊपर से कॉपी कर दो, ठीक है। अब देखो, अब इसे फर्दर ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करो। 4 प्लस 3 इज 7। अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कंबाइन करूं तो 4 प्लस 3 इज 7। अगर 7 क्या अवेलेबल है हमारे पास, अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5 प्लस 2 इज 7, तो 7 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो मैंने डायरेक्टली यहां पर 7 का प्रॉफिट लिख दिया, मुझे 7 का प्रॉफिट यहां पर मिल रहा है, ये लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को कंबाइन करने पर 7 का प्रॉफिट मिला, चलो हो गया ये। अब मैं अगर मुझे ही ऑब्जेक्ट नंबर 3, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट नंबर 3 के लिए ये काम कर रही हूं, तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 को इंक्लूड जरूर करना है, इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। तो 4 प्लस 2, अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लूं, 1 को लूं, तो 4 प्लस 2 इज 6। अगर ये 6 है तो प्रॉफिट कितना मिला, 5 प्लस 1 6, तो इसका मतलब 6 कैपेसिटी पर प्रॉफिट मिलेगा मुझे 6, ये प्रॉफिट मिलेगा मुझे 6। ये वैल्यूज मुझे सीधी सीधी यहां से मिल रही है। अगर ये 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा 7, और
अगर मैं 3 और 1 को कंबाइन करूं तो वेट होगा 6 और प्रॉफिट मिलेगा 6। वो दोनों वैल्यूज मैंने रख दी। ठीक बात है। क्या हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं? 4 + 3 7 + 2 9। क्या 9 की कोई एंट्री हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 है। तो इसका मतलब तीनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो रिमेनिंग वैल्यूज कैसे फिल करनी है। ये जो वैल्यूज आई इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, उसे कॉपी कर दो। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7, उसे कॉपी कर दो। सीधा सीधा जब आप टेबल में इसे यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट है वो इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके जनरेट होगी। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब ये कौन सा केस है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट नंबर 4 को कंसिडर किया? जब हम फोर्थ ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका वेट कितना है? 5 kg। मिनिमम बैग कैपेसिटी कितनी चाहिए? 5 kg। 5 kg से कम की बैग कैपेसिटी में ये ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हो सकता। प्रॉफिट कितना देगा? 6 का प्रॉफिट देगा। तो जहां 5 कैपेसिटी है वहां मुझे 6 का प्रॉफिट मिलेगा। मैंने डायरेक्टली इंसर्ट किया और देखा कि ऊपर से बड़ी वैल्यू मुझे मिल रही है, इसका मतलब ये वैल्यू सही होगी, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट नंबर इससे कम की कैपेसिटी पर क्या ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर से एज इट इज कॉपी कर दीजिए। देखिए आधी टेबल तो ऐसे फिल हो गई सीधे। अब देखो ऑब्जेक्ट नंबर 4 को ऑब्जेक्ट नंबर 3 के साथ कंबाइन करके देखो। 5 + 4 9 वैल्यू ज्यादा आ रही है, कैपेसिटी से ज्यादा है, तो ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट नंबर 4 को ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कंबाइन करके देखो। 5 + 3 कितना आया? 8 आया। और टोटल प्रॉफिट कितना आया? 6 + 2 8। तो देखो 8 पर आपका प्रॉफिट आ गया 8। ये एंट्री आपको यहां पर मिल गई। तो टोटल कैपेसिटी अगर मैं ऑब्जेक्ट 4 और 2 को कंबाइन करूं तो 5 + 3 8 kg पर मुझे 8 का प्रॉफिट मिल रहा है ना। अगर मैं लास्ट ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट को फर्स्ट के साथ कंबाइन करूं तो 5 + 2 7 kg पर मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 6 + 1 7। तो 7 kg पर मुझे 7 का प्रॉफिट मिल रहा है। ये वैल्यूज मुझे यहां पर मिल गई, है ना। अब कौन सी एंट्री बची? ये बची। कैसे फिल करनी है? दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, दोनों 6 हैं तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। एक बार तो रिमेनिंग एंट्रीज को आपको जो डायगोनल है उसकी मैक्सिमम एंट्रीज को रख लेना है। बस एक बार आप ये करें और जिन वैल्यूज पर एक बार टेबल फिल करने के बाद जिन वैल्यूज पर आपको लगता है कि जो आपने खुद फिल करी है उसके लिए आप इक्वेशन को एक बार चेक करके देख सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एंट्रीज इक्वेशन से चेक करके ही फिल करनी है, लेकिन आप डायरेक्टली भी इनको ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक बात है बेटा। तो अब देखिए, अब जो ये आपकी टेबल आई, इस टेबल में मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना मिला दिखाई दे रहा है। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है? इस क्वेश्चन में मैं सब कुछ लिख के नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम मल्टीपल टाइप के कि किस तरह से हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिला 8, है ना। और सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा? बताओ जरा। सॉल्यूशन सेट किस तरह बनाएंगे हम? x1 x2 x3 और x4 क्या वैल्यूज आएंगी बताओ जरा। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमने इंक्लूड किए? देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला? 8 मिला। ये जो 8 था ये पहली बार इस टेबल में कौन सी रो में आया था? ये 4th रो, इसी वाली रो में आया है। कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर ये 8 प्रॉफिट मिला? 4th ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मुझे ये 8 प्रॉफिट मिला, तो मैंने 4th ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया। ठीक बात है। अब 4th ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना है? 6। 8 - 6 मतलब 8 में से 6 प्रॉफिट तो मुझे 4th ऑब्जेक्ट ने दिया है। रिमेनिंग कितना बचा? 2। अब इस टेबल में 2 पहली बार कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर आया था? 2 यहां आया था। कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर आया था? सेकंड ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर आया था, है ना। तो इसका मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमने टेबल में इंक्लूड किया। ठीक बात है। अब इसका प्रॉफिट कितना है? 2। अभी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 8 - 6 2, तो 2 - 2 मतलब 0। तो मतलब पूरा प्रॉफिट हमें मिल चुका। अब 0 बचा। 0 सबसे पहले कहां आया था? यहां आया था। और ये कब था? जब हमने कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जो हमें इंक्लूड किए, और इन 2 ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 8 मिला, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला? 8। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। इस तरह से एग्जाम में आपको ये करके आना है। टेबल बनानी है, टेबल के साथ साथ एंट्रीज दिखानी है, और उसके बाद फाइनली मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है और सॉल्यूशन सेट जनरेट करना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप एक एक करके क्वेश्चन को चलिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? आपके पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, और सॉरी 8 कैपेसिटी है मैक्सिमम। 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और उनके प्रॉफिट और वेट दिए हुए हैं।
अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीजिंग वेट के अंदर लिखना है ना। इंक्रीजिंग वेट में क्या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? नहीं, ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेट में नहीं दिए हैं, तो हम ऑब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से लिखेंगे जिस तरह से उनके वेट प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये टेबल अपनी पॉपुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्या है m की वैल्यू 8, तो इसका मतलब ये टेबल मैंने पहले से बना के रखी है, तो कितनी कॉलम होंगे इसमें? 9 कॉलम्स होंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 है तो 5 रोज होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ w, सबसे पहले इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। इंक्रीजिंग वेट में आपको लिखना है w इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 5, w इज इक्वल टू 6, 7 एंड 8। ठीक बात है। अब इधर हम n की वैल्यूज लिखेंगे। These are n, this is n is equal to 0, n is equal to 1 and n is equal to 2, n is equal to 3 और n is equal to 4। चार ऑब्जेक्ट एक एक करके कंसिडर करेंगे। सबसे पहले p और w लिखेंगे। अब ध्यान से देखना है, क्यों ये क्वेश्चन मैं करा रही हूं। वेट जो है आपको टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो फर्स्ट अरेंज वेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद आप काम करेंगे स्टार्ट। तो आपने क्या किया, वेट क्या है 3 4 6 5 दिया है, तो आप क्या लिखेंगे 3 4 5, सॉरी सबसे पहले 0, फिर 3 4 5 एंड 6। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने वेट्स को लिखा है। इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 4 को पहले लिखा है और ऑब्जेक्ट नंबर 3 को पहले लिखा है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 का वेट है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 का वेट है ना। इसी हिसाब से हम इन्हें एक एक करके कंसिडर कर लेंगे। ठीक बेटा, तो दिस इज आर ऑब्जेक्ट नंबर 3 एंड दिस इज आर ऑब्जेक्ट नंबर 4। हमने इसको इस तरह से प्लेस किया हुआ है। ठीक, अब इनके प्रॉफिट भी इनके करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। जहां वेट 0 है वहां प्रॉफिट भी 0 है, जहां वेट 3 है वहां प्रॉफिट है 2, जहां वेट 4 है वहां प्रॉफिट है 3, जहां वेट 6 है वहां प्रॉफिट है 1, और जहां वेट 5 है वहां प्रॉफिट है 4। इस तरह से आपको ये टेबल लिखनी है। इंपॉर्टेंट बात है, यहां गलती होने के चांसेस हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में लिखना है और करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट और वेट सही से लिखने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एज यूजुअल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे हमेशा, क्योंकि ये अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड ना करें तो 0 प्रॉफिट मिलेगा, और बैक कैपेसिटी अगर 0 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर ले प्रॉफिट 0 ही मिलेगा, है ना। अब देखो, अब हमने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो चलो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, देखिए यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। पहला ऑब्जेक्ट, उसका वेट कितना है 3, पहले ऑब्जेक्ट का वेट 3 है, तो बैग कैपेसिटी मिनिमम 3 होनी चाहिए, तभी इस वेट को हम अपने बैग में इंक्लूड कर सकते हैं। बैग कैपेसिटी 3 है, 3 होनी चाहिए तभी ये वेट इंक्लूड हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली जो एंट्री है इस पर प्रॉफिट मिलेगा हमें। अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐड करूं तो बैग कैपेसिटी 3 पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा 2। ठीक बात है। बैग कैपेसिटी इससे कम होगी तो ऊपर वाली सेल एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, है ना। ऊपर वाली सेल एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है इतनी, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे करेंगे। अब क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन में है, बाकी ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी है ही नहीं, हम मान ही नहीं रहे स्टेज 1 में हम है, तो अब सिर्फ 3 kg ही वेट हमारे पास है। बैग कैपेसिटी चाहे कितनी भी होती रहे, हमें प्रॉफिट 2 से ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट 2 ही दे सकता है। ठीक है, ये पूरी एंट्री हो गई। अब हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करेंगे। तो खाली सेकंड ऑब्जेक्ट को देखो, इसका वेट कितना है 4, इसको इंसर्ट करने के लिए बैग में मिनिमम बैग की कैपेसिटी 4 होनी चाहिए, तो मिनिमम बैग की कैपेसिटी 4 है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 3। आपने फोर्थ ऑब्जेक्ट इस वाले 4 kg वाले ऑब्जेक्ट को, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को आप तभी इंसर्ट कर पाएंगे जब मिनिमम बैग की कैपेसिटी 4 होगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा 3, वो आपने 3 यहां पर इंसर्ट कर दिया। ठीक बात है। अब क्या इससे पहले इससे कम कैपेसिटी पर ये 4 kg वाला ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर से आपने एज इट इज कॉपी कर दी। ठीक बात।
अब देखो, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे फिल करने के लिए क्या देखें कि भाई इस ऑब्जेक्ट को तो हमने इंसर्ट कर लिया, क्या ये किसी के साथ कंबाइन होके हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है? 4 + 3 क्या हो रहा है? 7, है ना। 7 वेट अगर हम कर दें, क्या अवेलेबल है? 7 कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5 का प्रॉफिट मिलेगा। तो अवेलेबल कैपेसिटी अगर 7 है तो हमें 5 का प्रॉफिट मिलेगा। ये बात हमने कही थी, है ना। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो रिमेनिंग सेल्स हैं उनको हम कैसे फिल करेंगे? हमेशा बड़ी वैल्यूज को, इन दोनों में बड़ी 3, इन दोनों में बड़ी 3, ठीक है। ये वैल्यू हमें अभी कंप्यूट होके मिली, इन दोनों में बड़ी 5, तो हमने इनको एज इट इज फिल कर दिया। इस तरह से हम रिमेनिंग वैल्यूज को फिल करते हैं। अब हमने इस सेल इस वाली रो के लिए क्या किया? हमने थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया। थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 5। सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे। कितना वेट कैपेसिटी चाहिए? 5 की कैपेसिटी चाहिए। 5 की कैपेसिटी पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। क्या इससे कम कैपेसिटी पर ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो अबव प्रॉफिट है उसी को हम नीचे कॉपी करेंगे, इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए डायरेक्टली ये वैल्यूज फिल हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट को बाकी के साथ कंबाइन करके हम चेक करेंगे, ठीक है। इसे देखो, सेकेंड ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंसिडर करूं तो 5 + 4 9 होगा। 9 का यहाँ पर कोई रिमेनिंग कैपेसिटी है नहीं मेरे पास, तो ये दोनों नहीं बन सकते। थर्ड को अगर मैं फर्स्ट के साथ कंबाइन करूं तो 5 + 3 कितना हुआ? 8, और प्रॉफिट कितना हुआ? 6। तो इसका मतलब 8 कैपेसिटी पर 6 प्रॉफिट मुझे यहां से मिल जाएगा। मैंने फिल कर लिया, है ना। अब जो इंटरमीडिएट वैल्यूज थी उन्हें कैसे करेंगे? इनमें से बड़ी वैल्यू 4, इनमें से बड़ी वैल्यू 5, ये भी हमने फिल कर लिया। जब आप अगर आप टेबल को देख के इस तरह से और आप इक्वेशन में देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेंगी। हमेशा ये इंश्योर करना है कि बड़ी वैल्यू ही यहाँ पर जनरेट हो रही है, छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इस डायरेक्ट मेथड से छोटी वैल्यू यहाँ पुटअप हो रही है तो फिर उस केस में आप हमेशा एंट्री को चेक करेंगे, है ना। इक्वेशन लगा के एंट्री को चेक कर लें। फिर लेकिन एग्जाम में बेटा ये मैं डायरेक्टली फिलिंग बता रही हूँ, एग्जाम में आपको इक्वेशंस लिख के दिखानी है। अब इधर देखिए, अब जब आप ऑब्जेक्ट नंबर 4 को कंसिडर करते हैं तो उसका वेट कितना है? 6 kg। मिनिमम बैग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 6 kg। तब आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1 का प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या हम यहाँ 6 पर सीधा 1 इंसर्ट कर दें? नहीं करेंगे भैया, डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू मिल रही है। ऊपर तो हमें 4 मिल रहा था, यहाँ हमें कैसे मिल सकता है? नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन से कंप्यूट करेंगे, है ना। कौन सी वैल्यू कंप्यूट कर ले? ये वाली बैग कैपेसिटी 6 वाली। ये बैग कैपेसिटी 6 वाली वैल्यू को जरा कंप्यूट करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सारे के सारे ऊपर से ही कॉपी होंगे। देखो, उससे पहले तो सारे के सारे यहां से कॉपी हो जाएंगे, क्योंकि 6 कैपेसिटी से कम पर तो आप इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये वैल्यू हम जरा चेक कर लेते हैं। ये क्या है? 4 6। तो क्या हुआ? V 4,6 क्या आएगी ये वैल्यू? V of 3,6, this V of 4,6 is equal to maximum of V of 3,6, इसका प्रॉफिट कितना है? 1 प्लस V of 3, ठीक है। ये क्या है? 6 - 6, इसका वेट कितना हो गया? 0। 6 - 6, रिमेनिंग कैपेसिटी 6 और इसका वेट भी है 6, तो 6 - 6 इज 0। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या हुआ? मैक्सिमम ऑफ V of 3,6 मतलब ऊपर वाली वैल्यू 4, 1 प्लस 3,0, 3,0 इज 0। तो देखो इसमें जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी? 4, है ना। इसका मतलब यहां भी 1 नहीं डालेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ही यहां पर कॉपी हो जाएगी, क्योंकि 1 से वो बड़ी है। ठीक बात है। अब देखो, अब ये इनडायरेक्टली भी कैसे आ रहा था कि इन दोनों वैल्यूज में बड़ी वैल्यू या दोनों में से बड़ी, डायगोनल में से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। बड़ी वैल्यू यहां पर आपको दिख जाएगी हर एक चीज में, हर सेल में। देखो, दोनों में से बराबर या बड़ी, दोनों में से बड़ी, दोनों में से बड़ी, दोनों में से बड़ी, इसी तरह से वैल्यूज आपको मिलेंगी। चलिए, ये काम आपने कर लिया। जब आपने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया तो ये वाली सेल आपकी फिल हो गई। इसे आप किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं? क्या 6 + 5 कर सकते हैं? 11 हो जाएगा। नहीं कर सकते। 6 + 4 10 हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। 6 + 3 9 हो जाएगा, उसकी भी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। तो रिमेनिंग सेल्स को कैसे भरेंगे? 4 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 5। 5 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6। तो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेटेड।
ठीक बात है। इस तरह से आपको काम करना है। यहां देखिए, यहां गलती होने के चांसेस थे। अगर आप डायरेक्टली करते आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू ही यहां पर आएगी या उससे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमें इस पर्टिकुलर सेल में, कौन सी सेल की बात की थी मैंने, 6 वाली सेल की, इसके लिए सेल में हमें कैलकुलेट करके 100% देखना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो अब इसका सॉल्यूशन वेक्टर बनाते हैं। क्या सॉल्यूशन वेक्टर है इसका? दिस इज x1, x2, x3, x4। ये 4 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास। इन चारों ऑब्जेक्ट में कौन कौन से हमने इंक्लूड किए हैं, चलिए देखिए। देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिला आपको 6, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 6, है ना। और ये 6 प्रॉफिट कौन से वाले ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर पहली बार आया था? पहली बार टेबल में 6 यहां आया, इस रो में। कौन से ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पे आया? कौन से वाले ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पे आया? जिसका वेट 5 है। ध्यान से देखना, क्योंकि हमने वेट के ऑर्डर में लिखे थे, है ना। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट 5 है, उस वाले ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर ये पहली बार 6 आया था। कौन से ऑब्जेक्ट का वेट 5 है भाई? फोर्थ ऑब्जेक्ट का वेट 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड किया। यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखे हैं वो ये जो n की वैल्यूज हैं, जिस ऑर्डर में हमने कंसिडर किए हैं उसके हिसाब से लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के हिसाब से फोर्थ ऑब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि 5 वेट फोर्थ ऑब्जेक्ट का था। ठीक बात है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके मुझे बेनिफिट मिल गया। टोटल प्रॉफिट मुझे कितना मिला? 6। इसने कितना? 6 में से इसने कितना दिया था? इसने तो 4 का प्रॉफिट दिया था, तो बचा हुआ कितना? 6 - 4 मतलब 2। तो रिमेनिंग 2 प्रॉफिट मुझे पहली बार कब मिला? कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मिला? 2 पहली बार इस टेबल में, इस रो में आया था। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट 3 है, वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट 3 है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मुझे 2 प्रॉफिट मिला था। अब रिमेनिंग प्रॉफिट था 2, 2 - 2 0। 0 पहली बार कहां आया? इसमें। ये कहां आया? जब तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट तो इंक्लूड हुए ही नहीं, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरह से किसी भी तरह से, कैसे भी प्रोग्राम, जिस तरह भी प्रॉब्लम आएगी, आपको एक एक पॉइंट को एनालाइज करके तब आगे चलना है। अब ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकेटीयू में पूछा गया था। देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो इतने सारी की सारी कंप्यूटेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट इक्वेशन को शो कर दें और डायरेक्ट मेथड से आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जहां जहां गलती होने की संभावनाएं हैं इस पूरे क्वेश्चन में, वो सारी पॉइंट्स एक साथ पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। एकेटीयू में 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए क्या है। C इज इक्वल टू 20, मतलब बैग की जो कैपेसिटी दे रखी है वो 20 दे रखी है, और M नहीं दिया है, C दिया है। तो आपको सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये बैग की कैपेसिटी है। 4 ऑब्जेक्ट हैं और उनके ये प्रॉफिट और वेट दिए हुए हैं, और देखो वेट भी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये वेट भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बनाने पड़ेंगे। तो अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, वेट्स को लिख लेते हैं। कहां से? 0 से इनिशियलाइज होगा। एक एक करके पहले अपनी टेबल में इन्यूमरेशन करते हैं। 0, वेट इज 1, वेट इज 2, वेट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सारी की सारी कॉलम में हमने सारे वेट्स लिख लिए। ठीक है, देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन एकेटीयू में पूछा हुआ है, लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड आपको पता है, डायरेक्टली आप समझ के करेंगे तो आप इसको सीधे कर सकते हैं सॉल्व। देखिए अब ऑब्जेक्ट्स हमें कंसिडर करने हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट और वेट लिख लेते हैं इनके। प्रॉफिट और वेट इनिशियली 0 होंगे। ठीक, वेट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2, 11, 15, 12, 2, 11, 15 और सॉरी 2, 11, 15 और 22।
15 एंड 22, ये हमने इनके वेट्स ली, 2, 11, 15 और 22 हमने इनके वेट्स लिख लिए। और प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग है 11 प्रॉफिट, फिर 11 के करस्पॉन्डिंग है 21 प्रॉफिट, और 15 के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 33, और फिर 22 के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 31। ये वैल्यूज हमें पहले से दी हुई है, ठीक है। इसके बीच में लाइन बना देती हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है बेटा। अब देखो, जब हम इनिशियलाइज करेंगे इसके टेबल को, तो सीधा सीधा पहली वाली रो और पहला कॉलम तो हम 0 से इनिशियलाइज ही कर देंगे। इतने क्वेश्चन हम कर चुके कि ये बात मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा से बताने की जरूरत है ना। ये सारी की सारी रो जो है इसको हम 0 से फिल कर लेते हैं। अब देखेंगे कितनी जल्दी से हम इस टेबल को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। चलिए, अब क्या हुआ, सबसे पहले हम जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, एक एक करके देखना है। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे तो उसका वेट कितना है 2 kg, तो हमें मिनिमम कैपेसिटी कितनी चाहिए 2 kg। अगर हम इस वेट को इंक्लूड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा 11 का प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और इससे कम में मतलब कैपेसिटी 1 होगी तो हम इसे इंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये हमने ऊपर से एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक बात है। अब ऑब्जेक्ट ही हमारे पास एक है, 2 kg का है, बैग की कैपेसिटी कितनी भी होती रहे प्रॉफिट कितना मिलेगा 11 ही मिलेगा। तो इसका मतलब सारी की सारी सेल्स में जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 11 होंगी। दिस इज ऑल्सो 11, 11। यू जस्ट नीड टू कॉपी द वैल्यू इन ऑल द सेल्स, दैट्स इट, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया। अब अगले ऑब्जेक्ट की बात करो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट कितना है 11, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे पहले। 11 वेट है, 11 वेट का मतलब 11 से कम वाले तो जितने भी हैं वो सारे ऊपर से कॉपी हो जाएंगे। तो लो, तो ये 0 कॉपी हो गया, ये 11 कॉपी हो गया। 11 से कम मतलब 10 तक, W इज इक्वल टू 10 तक सारे के सारे ऊपर से डायरेक्टली कॉपी हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में आप अगर इक्वेशन लगाने लगेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की इक्वेशन, आप कहीं कहीं की इक्वेशन शो करेंगे, बाकी आप डायरेक्टली फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने जब कंसिडर किया, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूं तो वेट कैपेसिटी चाहिए 11 और प्रॉफिट मिलेगा 21। तो कैपेसिटी 11 पर प्रॉफिट मुझे मिला 21। ये नई वैल्यू है जिसे मैंने यहां पर इंसर्ट किया है ना। ये नई वैल्यू है जो मैंने यहां पर ली है। तो यहां मैंने देखो क्या लिखा 21 मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया, ये नई वैल्यू। इसके लिए आप टेबल की एंट्री शो कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इतना काम कर लिया आपने। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अब इंक्लूड, इसे मैंने प्लेस कर दिया। अब दोनों में देखते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट को भी कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले को भी कंबाइन करूं तो 11 + 2 कितना हो गया 13। तो 13 वाली रेंज पर, 13 पर अवेलेबल कैपेसिटी पर मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 21 + 11 कितना हो गया 33, 32 प्रॉफिट है 32। तो यहां मुझे प्रॉफिट मिला 32। देखो, ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना। अब इससे ज्यादा ना तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, बैग की कैपेसिटी कितनी भी होती रहे, इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो सेल्स हैं उनमें 32 से ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि बैग की जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से 2 ही ऑब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और रिमेनिंग कैपेसिटी ज्यादा भी होगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। रिमेनिंग ये सेल बची, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। आप इक्वेशन लगा के देखेंगे यही वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। ये काम हम पहले भी करके देख चुके हैं। अब हम थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो जब थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, इसका वेट कितना है 15 kg। अवेलेबल कैपेसिटी कितनी चाहिए आपको 15 kg चाहिए, है ना। तो 15 kg कैपेसिटी में हम इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा 33 का। 15 kg की कैपेसिटी पर हमें 33 का प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट हमें मिल गया। इससे पहले के सारी वैल्यूज ऊपर से कॉपी हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या हो गई 0, 0, 11 एज इट इज हम ऊपर से इन्हें कॉपी कर रहे हैं। ये क्या है 11, ये क्या है ये भी 11, 11, ये 21, दिस इज ऑल्सो 21, दिस इज 32, दिस इज 32। यहां तक की वैल्यूज हमें मिल गई, है ना। अब देखो, क्या हम इसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 3 और ऑब्जेक्ट नंबर 1 अगर हम ऐड करें तो टोटल कैपेसिटी चाहिए 17 kg की। क्या है हमारे पास, है। कितना प्रॉफिट मिलेगा 44 का। तो 17 अगर कैपेसिटी है तो 44 का हमें प्रॉफिट
मिलेगा, है ना। और अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ रखें तो इसका मतलब ये जो टोटल है 15 प्लस 11 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम बैग में नहीं रख सकते, तीनों को भी नहीं रख सकते, वो भी 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फाइनल वैल्यूज हैं जो अभी तक हमें मिली इस स्टेज की। तो अब रिमेनिंग को कैसे फिल करें, इन दोनों में से बड़ा यहां फिल करो, इन दोनों में से बड़ा इस तरह आगे आगे प्रोसीड कर दो। तो दिस इज 44 44 44 कर दिया फिल हमने, है ना। अब अगले ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, इसका वेट कितना है 22 kg। अरे 22 kg एक ऑब्जेक्ट का वेट है, टोटल कैपेसिटी ही बैग की 20 kg है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता। देखिए बहुत ट्रिकी और कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो अगर आप ध्यान ना देंगे तो आप यहां पर रुक जाएंगे। क्या मतलब है 22 kg को आप बैग में रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो है वो ऊपर से ही कॉपी हो जाएंगी, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, है ना। जो बैग की कैपेसिटी है उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट है। 11 11 दिस इज 21 21 दिस इज 32 32 33 33 44 44 44 एंड 44। तो बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिला 44 मिला। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न्ड, मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 44, ये हमारा आंसर है ना। और अब अपना सॉल्यूशन सेट देखते हैं क्या आया हमारा। x इज इक्वल टू 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, x1 x2 x1 x2 x3 और x4, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, है ना। इन चारों ऑब्जेक्ट में देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमने इंक्लूड किए। मैक्सिमम प्रॉफिट 44 मिला, सबसे पहले कहां पे आया था 44, इस वाली रो में आया था। कौन से ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर आया था 15 kg वाले ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर आया। 15 kg वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है फोर्थ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब फोर्थ ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड किया है। देखो मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्योंकि ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो इसलिए ये चीज हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो अब इसका प्रॉफिट कितना था, ये वाला जो था मेरा, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है मुझे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर सरका देती हूँ। देखिए बेटा कितना प्रॉफिट है, जब इसका प्रॉफिट है 33 और मुझे टोटल प्रॉफिट मिला 44 प्रॉफिट में 33 इसने दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 11 का मुझे पहली बार कहां मिला, कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मुझे 11 मिला था, ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर 11 मिला। देखिए इस ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मुझे 11 मिला और इसका वेट कितना है 2 kg, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर मुझे 11 का प्रॉफिट मिला था, तो मैंने देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया। अब इसने 11 का प्रॉफिट दिया था, 11 को ही हम देख रहे थे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 11 माइनस 11 जीरो। जीरो कहाँ मिला सबसे पहली बार, यहाँ जहां कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ था, है ना, जीरो इसमें मिला हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन वेक्टर है। ठीक बात है, इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये फाइनली आपको इस तरह से एग्जाम में जब प्रॉब्लम दी जाती है तो आप एक एक करके टेबल के मेथड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फाइनल सेल होगी इसके अंदर आपको फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखें, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकती है। थैंक यू।